हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11 की इंग्लिश फॉर हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 3। हमारे चैप्टर का नेम है डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूअस। ओके, अभी तक हम लोगों ने इस स्टोरी का पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन देख लिया है। तो उस एक्सप्लेनेशन को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। इस साइट पर आपको लिंक मिल जाएगा और आप लोग देख लीजिए। और जो पार्ट 1 में हम लोगों ने ये जाना था कि किस तरह से मम्मी को खोजा गया था, टट की मम्मी को कैसे खोजा गया, कब खोजा गया, 1920 के टाइम पे कब खोजा गया। फिर उसके बाद उस मम्मी को कौन कौन से लोग देखने आए, तो क्या क्या उस समय वो लोग कर रहे थे, किस तरह से कुछ शांत थे, कुछ अपना किताब पढ़ रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। तो उनके बारे में हम लोगों ने जाना। और फिर उसके बाद हम लोग ने ये भी देखा कि हावर्ड कार्टर ने किस तरह से मम्मी को उनकी कॉफिन से अलग करने के लिए उनको धूप में रखा। और उसके बाद भी उसमें कोई जब उससे भी सहायता नहीं मिली तो उसके बाद उन्होंने फिर कुछ विचार किया। अब उसके बाद देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जल्दी से अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, और ये जो हमारा चैनल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे क्लास 11 की इंग्लिश की वीडियो मिलती है। ठीक है, देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। जो कार्टर थे उन्होंने अपने बचाव के लिए उन्होंने क्या किया, इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री thieves most certainly who have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। और जो कार्टर थे उन्होंने अपने बचाव में बस अब उनके पास यही एक मात्र उपाय था कि उस मम्मी को कोई चोरी ना कर ले। उस मम्मी के ऊपर जो भी अगर खुद सोचे एक बार के लिए, अगर उस मम्मी को क्या किया जा सकता है। पहले तो उन्होंने धूप में रख दिया, धूप में रखने के बाद भी अलग नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा भाई मम्मी और किंग की जो मम्मी है और ताबूत है उसको कट करना पड़ेगा। लेकिन अब कट करना यही एक मात्र उनके पास उपाय बचा। अगर कट नहीं करते हैं तो वो मम्मी वहीं पर उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो रात को चोर वगैरह आने का डर है। अगर चलो ठीक है, उन लोगों ने उस जगह पे कोई गार्ड की भी सिक्योरिटी दे दी, उसके बावजूद भी डर है मम्मी के लिए कि भाई चोर गार्ड को चकमा दे देंगे और चकमा दे करके उस मम्मी में जो भी सोना वगैरह लगा हुआ है वो सब उसका चोरी कर ले जाएंगे। इस वजह से उन्होंने उनके पास बस वास्तव में उनके पास कोई और चारा था ही नहीं। यदि वह मम्मी को काट कर अलग नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से सोना पाने के लिए जो चोर है वो तोड़ फोड़ मचाएंगे, मम्मी से तोड़ करके उसका जो सोना है वो निकाल ले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है देखते हैं। इन टच टाइम द रॉयल वर फैबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिच देम विद देम। देखो, जब टर्च का टाइम था वो काफ़ी राजसी समय था, वो राजसी परिवार से बिलोंग करते थे और वो इतने मतलब इनका जो राजसी परिवार था वो इतना समृद्ध था कि उनकी समृद्धि को देखकर ही आश्चर्यजनक लगता है, मतलब अचंभव लगता है कि कोई राजा इतना समृद्ध कैसे हो सकता है। क्या पहले के टाइम के लोगों के पास इतना सोना था। और फिर और साथ ही साथ हावर्ड कार्टर जी ये भी बताते हैं कि उस मम्मी को देख के मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उस टाइम के लोग विश्वास करते थे कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो अपनी अमीरी साथ में ले जाता है, यानी कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति अपनी अमीरी जो है वो साथ ले जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि कफन में जेब नहीं होती भाई। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु के पश्चात केवल अब उसको जो भी उसने काम किए, जो भी उसने पुण्य कमाया, केवल वही उसका साथ होता है और बाकी उसका जो भी ये संसारिक ये मोहमाया है वो सब नहीं साथ जाती है। जैसे भाई जो भी संपत्ति कमाई है इस दुनिया में आ करके वो कहाँ जाती है साथ में, भले आप जितना भी अमीर हो। तो ये चीज़ वो लोग नहीं मतलब इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते। तो वो उनका मानना अलग ही था कि भाई जो व्यक्ति है वो मरने के बाद भी अपनी चीज़ें साथ ले जाता है, इसीलिए तो उनके साथ इतनी सारी चीज़ें रखते थे। सोने के लिए बेड हो गया,
जितने भी उनके कपड़े हो गए या फिर उनके ज्वेलरी हो गई, ये देखो कितनी सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ को देख के यही लगता है कि भाई वो लोग इस चीज़ पे विश्वास करते थे कि मरने के बाद जो व्यक्ति है उसके बाद भी वो अपनी चीज़ों को साथ ले जाता है। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittered goods, precious collar। देखो इस पूरी जर्नी के टाइम पर किंग टट्स के साथ जो भी उनकी बॉडी के साथ और भी चीज़ें मिली, क्या क्या मिला देखो। किंग प्रीसियस कॉलर का मतलब होता है कि बहुत ही कीमती कॉलर से आप ये समझ सकते हैं कि गले में पहनने वाले मोटे मोटे कड़े टाइप के होते हैं, उनके यहाँ पे कॉलर कहा गया है। इनलेड नेकलेस, और साथ ही साथ उनके नेकलेस के बारे में बताया गया कि उनको एक जड़ा हुआ हार पहनाया हुआ है। एंड ब्रेसलेट, हाथों में पहनने वाला जो ब्रेसलेट होता है उसको पहनाया गया है। रिंग, जो हाथों वाली अंगूठी होती है, उंगलियों की अंगूठियाँ, उसको पहनाया गया है। ठीक है, अब देखिए एम्यूलेट्स क्या होता है। एम्यूलेट्स होता है हमारी जो ताबीज़ होती है, ताबीज़ को कहते हैं एम्यूलेट्स। और सेरेमोनियल एप्रॉन होता है चोंगा, जो मिस्र में पहना जाने वाला जो कपड़ा होता है उसको कहते हैं चोंगा। ठीक है, सैंडल, जो चप्पल होती है वो। फिश फॉर हिज फिंगर एंड टोस, और जो उंगलियों और अंगूठे में पहनने वाला जो कवर होता है वो भी, मतलब पहनने के वाले जो दस्ताने होते हैं वो भी सोने के थे। एंड द नाउ आइकॉनिक एनर कॉफिन, और साथ ही साथ उनका जो कॉफिन था वो भी सोने का था। कॉफिन एंड मास्क, जो भी उनका मुंह पर लगा हुआ था मास्क, और उनकी पूरी बॉडी जिस कॉफिन में बंद थी वो सब कुछ सोने का था। उनके आसपास की जितनी चीज़ें थी इसमें केवल और केवल उनका शरीर ही, जो हड्डियाँ बची थी, केवल वही चीज़ थी। बाकी जितनी भी उनके आसपास जितनी भी चीज़ें थी वो सब कुछ सोने की बनी हुई थी। एंड ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, और ये भी बताया गया कि शुद्ध सोने का बना हुआ था। टू सेपरेट टट्स फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममी हेड एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट। देखो, जो कार्टर भाई साहब थे उन्होंने टट्स की जो भी टट्स की मम्मी का हेड, जो टट्स की मम्मी और कॉफिन था उसको अलग करने के लिए उन्होंने उसको काटने के बाद क्या किया, उनके शरीर के जॉइंट्स को अलग अलग कर दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वंस दे हैड फिनिश्ड दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विथ पैडिंग द कंसील्ड द डैमेज द बेड वर्ड टट नाउ रेस्ट। और फिर उसके बाद वो काम पूरा हो जाने के बाद, यानी कि स्टडी उनकी पूरी हो जाने के बाद, फिर वो एक लकड़ी के बक्से में रेत बिछा करके फिर से उनकी मम्मी को वहीं रख देते हैं। जैसे कि जिस जगह पे हाथ होता है तो उन्होंने उस जगह पे हाथ रख दिया, जिस जगह पे सर होता है उस जगह पे सर रख दिया, यानी सभी को वैसे ही व्यवस्थित कर दिया उसी ढंग से, और व्यवस्थित करके उसको रख दिया। और जिस जगह पे टूट आज के समय पे लेते हैं, और ऐसा जही आवाज़ी बता रहे हैं। देखो, जब उन्होंने कितनी मतलब बेरहमी से टट की बॉडी जो है ना उनको अलग किया काट करके, फिर उसके बाद उसको जॉइंट वगैरह खोल दिए। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप होते तो क्या आप भी इसी तरह से किसी ऐसी मम्मी के साथ इसी तरह का व्यवहार करते कि उस मम्मी की बॉडी को कट कर देते, कट करने के बाद एक पुर्जा खोल खाल के उससे अपनी स्टडी, यानी कि आप अपनी स्टडी के लिए केवल किसी के भी शरीर के पुर्जे वगैरह खोल सकते हो, और या फिर ऐसा खोला भी तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये सही है, क्या गलत है, या फिर किस तरह की बात। जो भी आप लोग सोच रहे हैं इस सेंटेंस को सुन करके वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करिएगा, टिप्पणी करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और करिएगा ज़रूर। मुझे आशा है कि आप सभी आंसर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ, आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इन्वेस्टिगेटिंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्टीरियस ऑफ डेथ। देखो, बताया गया है
कि जो पहले के टाइम की जो आर्कियोलॉजिस्ट थी, जिस टाइम पे हावर्ड कार्टर भाई साहब थे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेजर पे बहुत फोकस करते थे, सोने पे बहुत फोकस करते थे। उनके लिए महत्वपूर्ण था कि भाई जो भी ज़मीन की खुदाई से जितना भी सोना मिल रहा है, जितना भी हम लोग को खजाना मिल रहा है, वो सब उनके लिए महत्वपूर्ण था, उनकी अध्ययन के मामले से और उनके अध्ययन के दृष्टिकोण से। लेकिन फिर उसके बाद सन 1920 के बाद जब फिर 2005 में जब फिर से उस मम्मी को ऊपर अध्ययन करने के लिए सीटी स्कैन वगैरह किया गया, और जो कि जही आवास जी ने देखा था उस मम्मी की हालत किस तरह से, क्या डैमेज है, उस टाइम पर फिर जो जही आवास जी बताते हैं कि अब जाकर के अब लगभग 70-80 सालों बाद अब जो आर्कियोलॉजी है, इसका जो एरिया है, आर्कियोलॉजी का जो ये एरिया है, अब इसमें काफ़ी कुछ बदल गया है, काफ़ी कुछ का ये बदल गया है, मतलब कि जो पहले की धारणा थी वो अब धारणा नहीं रही है। पहले का दृष्टिकोण था कि भाई ट्रेजर है, जितना भी खजाना मिला है इसको सही इसे संभाल के रखो, भले मम्मी ऐसे ही पड़ी रहने दो। लेकिन अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनके लिए ट्रेजर बेकार है, ट्रेजर खजाना वगैरह से उनको कोई मतलब नहीं भाई, उन चीज़ों से मतलब होता है जिससे उन्हें जानकारी मिले। अब भाई अब इसी वजह से अब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको इस बात से ज़्यादा फ़र्क पड़ता था कि जो किंग टट की बॉडी है, किंग टट की मम्मी जो है वो कब जो किंग टट है वो मरे, किस आयु में मरे होंगे, किस आयु में उनकी मृत्यु हुई होगी किंग टट की। तो इस तरह के सवालों का आंसर पाने के लिए वो लोग किंग टट की बॉडी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, इस वजह से वो उनकी बॉडी का अध्ययन करना चाहते थे, उनकी मम्मी का अध्ययन करना चाहते थे। और इसी वजह से पहले और अब काफ़ी अंतर आ जाता है आर्कियोलॉजी में। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, इट आल्सो यूज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। देखो इसी वजह से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं अब के, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे टूल्स का यूज़ करते हैं, काफ़ी एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी वाले टूल्स का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ उसमें आप मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट का जो काम होता है वो उसमें थोड़ी बहुत मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, इस टाइप की मेडिकल एक्टिविटी जो होती हैं ये सब भी काम आती हैं हमारी आर्कियोलॉजी में। और फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि इन 1968 को बताया गया है, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर डिस्कवरी एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड द मम्मी एंड रिवील्ड अ स्टार्लिंग फैक्ट। जो अब बताया गया 1968 में क्या होता है, लगभग 40 साल के बाद, कार्टर की खोज के 40 साल बाद बताया गया कि एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे। एनाटॉमी प्रोफेसर का मतलब होता है शरीर के बारे में जानकार, जिनको सब कुछ पता है कि हाँ कि शरीर में कितने पार्ट्स होते हैं, कौन सा जो पार्ट है किस जगह पे होना चाहिए, और यानी पूरा A to Z शरीर के बारे में। इस वजह से वो शरीर के प्रोफेसर थे, एक तरह से पूरी हड्डियों से लेकर के जो त्वचा होती है, जो ब्रेन होता है, सब कुछ उनको नॉलेज थी उस चीज़ के बारे में। इसी वजह से वो एनाटॉमी प्रोफेसर थे। और उन्होंने क्या किया कि उस मम्मी का एक्सरे किया, और उन्होंने एक खुलासा किया, एक बहुत ही बड़े फैक्ट का, एक बहुत ही बड़े तथ्य का खुलासा किया। क्या खुलासा हुआ देखो, बीनीथ द रीजन दैट केक्स हिज चेस्ट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। और उन्होंने ये बताया कि भाई उनके शरीर में जो भी लेप लगा हुआ है ना, उसके जस्ट नीचे उनकी छाती के और अंदर तो उनकी जो छाती की जो हड्डियां हैं और साथ ही साथ पसलियां हैं, उनकी 2 पसलियां गायब होती हैं, और साथ ही साथ उनकी जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है वो भी गायब होती है। इसी वजह से ये काफ़ी आश्चर्यजनक वाली बात आती है कि भाई उनकी शरीर के साथ किसी ने छेड़छाड़ करी है क्या, या फिर जब ये इनकी मृत्यु हुई थी तभी उस टाइम पर ही इनकी छेड़छाड़ हुई थी। ये हड्डियाँ क्यों मिसिंग है, ऐसा क्या हुआ या किसने मिस करी, इन सब के बारे में आंसर पाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन बी कंप्यूटर टोपोलॉजी। ये बताया गया है कि भाई आज के टाइम पर जो डायग्नोस्टिक इमेज होती हैं, जो भी शरीर के अंदर के जो भी चित्र लिए जाते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा भाई शरीर का सीटी स्कैन कराते हैं, तो इसके थ्रू हम लोग शरीर का 3D इमेज ले सकते हैं, है ना। तो
इसी वजह से उन्होंने बताया टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन कंप्यूटर टोमोग्राफी और सीटी स्कैन बाय विच 100 of X-rays in cross section are put together like slice to bread to create a 3 dimensional virtual body। और उन्होंने ये भी बताया है कि भाई जो डायग्नोस्टिक इमेज है वो सीटी स्कैन के थ्रू हम लोग ले लेते हैं, और सीटी स्कैन में सैकड़ों से भी ज़्यादा एक्सरे जो होती हैं वो हमारे शरीर से एक तरफ से दूसरी तरफ से तीसरी तरफ इस तरह से आर पार होती हैं, जिससे कि वो एक 3D इमेज बन जाता है, हमारे शरीर के ऊपर एक 3D इमेज बन जाता है, और इसी तरह से हमारा सीटी स्कैन हो जाता है। व्हाट मोर वुड आ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टच देन द एक्सरे। देखो एक्सरे की बात फिर सीटी स्कैन कराना, इसकी सीटी स्कैन अब एक्सरे पहले करवाया गया, फिर उसमें उन्होंने चलो कहा कि चलो ठीक है सीटी स्कैन कराते हैं। अब इससे क्या खुलासा होता है इसके बारे में जानेंगे। ये तो यही बताया गया कि एक्सरे के बाद सीटी स्कैन कराने से किंग टट के बारे में और क्या खुलासा होता है, और एंड कुड इट आंसर 2 of the biggest question still lingering about him, how did he die, how old was he at the time of his death। ये कहा गया है कि भाई अभी भी 2 क्वेश्चंस का आंसर तो इधर उधर बस घूम ही रहा है, उसका आंसर अभी तक मिला ही नहीं। कौन से क्वेश्चन है कि वो कब मरे, मतलब किस टाइम पे मरे, और जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उनकी क्या उम्र रही होगी, कि किस उम्र के रहे होंगे उस टाइम पे वो। इन 2 क्वेश्चंस के आंसर बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें मिला नहीं है। किंग टट्स डैमेज वॉज अ बिग इवेंट। जो किंग टट की जो मृत्यु थी वो बहुत बड़ी घटना थी, एवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड, और राजसी स्तर से बहुत बड़ी घटना थी। ऐसा नहीं कि नॉर्मली जैसे कोई मिस्र का कोई नॉर्मली इंसान मिला हो, ऐसा तो था नहीं भाई। वो किंग टट जो थे वो मिस्र के राजा थे, और ऐसा वो टाइम था, वो उस टाइम का गोल्डन एरा था, उस टाइम काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा था। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इतिहासकार बहुत ज़्यादा उनको भाव दे रहे थे, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ डायनेस्टी। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई वो जो किंग टट थे वो अपनी परिवार में आखिरी अंतिम उत्तराधिकारी थे, और उनके जो फैमिली थी उन्होंने काफ़ी सदियों से उस मिस्र पर राज किया था। बट द पर्टिकुलरी ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। लेकिन उसके बाद भी जो भी परिणाम थे वो सब कुछ अनक्लियर थे। सीटी स्कैन कराने के बाद भी ना कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व आउट नहीं हो पाए थे। और एमेनहॉटेप थर्ड, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। एमेनहॉटेप थर्ड टट्स फादर और ग्रैंडफादर वाज अ पावरफुल pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age। जो एमेनहॉटेप थर्ड थे वो शायद कि टट फादर के यानी कि टट के फादर थे या फिर टट के ग्रैंडफादर थे, और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, जिन्होंने लगभग वो उस टाइम के 18वें उत्तराधिकारी थे। और उस गोल्डन एज उस टाइम की चल रही थी, उस मतलब मिस्र की गोल्डन टाइम उस टाइम चल रहा था, और उस टाइम पर उन्होंने लगभग 4 दशक यानी कि 40 साल तक उन्होंने वहाँ पर शासन किया। हिज सन एमेनहॉटेप IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt। और उनका जो बेटा था एमेनहॉटेप IV वो उनका उत्तराधिकारी था, और उस टाइम बहुत ही ज़्यादा विचित्र जब उन्होंने राज करना स्टार्ट किया, जब उन्होंने शासन करना स्टार्ट किया, तब इतिहास का जो प्राचीन हमारा मिस्र है उस टाइम का सबसे विचित्र काल चला। उनके आने की वजह से काफ़ी विचित्र टाइम आ गया। द न्यू pharaoh promoted the worship of Aten, और ये जो नया राजा था वो एटन की जो पूजा है उसको बढ़ावा देते थे। एटन का मतलब होता है द सन डिस्क यानी कि सूर्य देवता। चेंज्ड हिज नेम टू एखेनेटन से सर्वेंट ऑफ एटन। उन्होंने क्या किया, देखो
जो हमारे एमेनहॉटेप IV थे उन्होंने अपना नेम चेंज कर दिया और उन्होंने अपना नेम चेंज करके अखेनेटन रख लिया। और अखेनेटन का मीन्स होता है सर्वेंट ऑफ द एटन, यानी कि सूर्य देवता का सेवक या फिर एटन का सेवक, ठीक है। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनेटन नाउ एज अमारना। और उन्होंने जो अपनी धार्मिक कैपिटल, धार्मिक राजधानी जो थी, उन्होंने उसकी एक पुराना शहर था जिसका नेम था थेब्स, उसको एक नए सिटी में बदल दिया, नए मतलब नेम में चेंज कर दिया, थेब्स को अखेनेटन में चेंज कर दिया, जिसको इस टाइम पर अमारना के नेम से जानते हैं। ही फर्दर सॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग एमन अ मेजर गॉड। और उनका एक क्या हुआ कांड काफ़ी ज़्यादा अचंभित करने वाला था, यानी कि उन्होंने एक बार ऐसा कार्य किया कि भाई इतना अचंभव हो गए, पूरा का पूरा मिस्र देश अचंभित हुआ और पूरे के पूरे मिस्र देश को एक प्रमुख तौर से ठेस पहुंची। क्या उन्होंने क्या देखते हैं, जो अखेनेटन राजा थे उन्होंने अटैक कर दिया अमुन देवता पे, जो कि मिस्र के बहुत ही प्रमुख देवता थे अमुन देवता, और उन्होंने उन पर अटैक कर दिया, हमला करना शुरू कर दिया और स्मैशिंग हिज इमेज, और उनकी जो मूर्तियाँ थी उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, और उनके जितने भी मंदिर थे उनको बंद करना स्टार्ट कर दिया। इट मस्ट हैव बीन हॉरिफिक टाइम, और ये उस टाइम का बहुत ही डरावना समय था, इतना डरावना समय था कि काफ़ी लोगों के लिए परेशानी से भरा हुआ समय था। सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स। एंशिएंट थेब्स के पास में ही लग्जर में शिकागो रिसर्च सेंटर में यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रे जॉनसन ने ऐसा कहा कि उस टाइम का बहुत ही ज़्यादा डरावना समय था, और ये भी कहा कि द फैमिली हैड रूल्ड फॉर सेंचुरी वॉज कमिंग टू एन एंड देन अखेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी। और उन्होंने ये भी बताया कि जो अखेनेटन थे उसके बारे में कि जिस परिवार ने शताब्दियों तक शासन किया वह अब समाप्त हो रहा था, तथा फिर अखेनेटन थोड़ा और सनकी बन गया, यानी कि सनकी का मतलब समझ सकते हैं आप लोग, वैकी यानी कि पागलपंथी वाला काम करने लगे, इसी टाइप के। और फिर उसके बाद बताते हैं कि आफ्टर अखेनेटन deaths, a mysterious ruler named Smekhare appeared briefly and excited with hardly a trace। और फिर अखेनेटन की मृत्यु के पश्चात फिर एक शासक आते हैं जिनका नेम है स्मेकहेयर, और वो भी फिर शासन करते हैं, लेकिन काफ़ी विचित्र रूप से वो लुप्त हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है इतिहास में उनका ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम समय के लिए राज किया होगा ना, इसी वजह से इतिहास में उनका ज़्यादा जिक्र नहीं है। और फिर उसके बाद काफ़ी विचित्र रूप से उनका इतिहास में नाम गायब रहता है। एंड देन अ वेरी यंग टुटनखमेन टुक द थ्रोन। और जो फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ के सबसे यंग राजा जो कि टुटनखमेन थे, उन्होंने राजगद्दी संभाली। किंग टट एज ही वाइडली नोन टुडे, और राजा टुट के नाम से जैसा कि आज वो प्रसिद्ध हैं। द बॉय किंग सुन चेंज्ड हिज नेम टू टुटनखामुन, लिविंग इमेज ऑफ अमुन। देखो फिर उसके बाद वो अपना नेम चेंज करके टुटनखमेन से वो टुटनखामुन रख लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मेन तो उनका नेम था टुटनखन, है ना, तो इतना नेम था उनका टुटनखन ऐसे करके। फिर उसके बाद ये अमुन जो वर्ड लग रहा है ये उनके देवता का, पहले एटन वर्ड लगता था, फिर उसके बाद अमुन वर्ड लगने लगा। इसी वजह से उन्होंने अपना नेम चेंज कर दिया, क्योंकि भाई अब वो शासन कर रहे हैं तो अब उनके अनुसार सब कुछ काम होगा। उन्होंने क्या नेम रख लिया, टुटनखामुन रख लिया। इसका मतलब होता है अमुन की जीती जागती छवि या जीती जागती प्रतिमा। एंड ओवरसा रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेस, और उन्होंने धीरे धीरे करके जितनी भी वो अमुन देवता की जितनी
प्रतिमा के साथ, मंदिरों के साथ जो भी छेड़छाड़ की गई थी उसको धीरे धीरे करके सुधारा। धीरे धीरे करके जो आमुन देवता थे उनके मंदिर बनवा दिए और उनकी जो प्रतिमाएं थी उनको सही करवाया। और फिर क्या किया, ही reigned फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। और साथ ही साथ उन्होंने पहले जो राजा थे एमेनहॉटेप फोर्थ थे उनकी तरह कुछ भी काम नहीं किया। उनकी तरह नहीं किया कि भाई आमुन देवता को तो कि एटेन देवता को हटाओ, जल्दी से उनकी जितनी मूर्तियाँ वगैरह उनको तोड़ो, मंदिर बंद कर दो और फिर उसके बाद अपने आमुन देवता को ले आओ और उनकी पूजा पाठ को बढ़ावा दो। उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने एटेन देवता को कुछ भी नहीं किया कि जो लोग एटेन देवता को मान रहे थे उनको मानने दिया, लेकिन जो आमुन देवता को भी मानना चाहते थे तो उनके मंदिर बनवाए, उनके बारे में उनके लिए थोड़ा सा कर दिया, उनके जो मूर्तियाँ होती उनके बना दी। यानी धीरे धीरे करके जिससे किसी को परेशानी ना हो, धीरे करके अपने देश में बदलाव किए जिससे किसी को परेशानी ना हो और सभी के हित में अच्छे से काम हो जाए। फिर उसके बाद वो लगभग 9 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया मिस्र में और फिर उसके बाद उनकी बहुत ही आश्चर्यजनक मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद तो अभी बहुत सारी चीज़ें मिस्र से रिलेटेड, किंग तट से रिलेटेड और भी ढेर सारी बातें हैं जो अभी तक हम लोग ने नहीं पढ़ी, लेकिन वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली हैं कि किंग तट की बॉडी से और क्या क्या निकलता है, या फिर उनकी बॉडी के बारे में पता चलता है कि नहीं कि उनकी मृत्यु कब हुई और किस उम्र में हुई। तो अगर आपको ये जानना है कि उनकी डेथ किस उम्र में हुई तो प्लीज़ आप लोग आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।